तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल बैक बेंचर्स। कैसे हो आप लोग? आप सब क्या सब ठीक होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। ठीक है जी, बैक बेंचर्स में एक बार आपका सबसे वापस मैं बोलता हूँ, आपका सबसे स्वागत है। तो खुशी की बात क्या है यहाँ पर? खुशी की बात कुछ नहीं, बात ये है कि देख सकते हो, यस ये हमारा फाइनली लास्ट वीडियो लेक्चर है। एक्चुअली नॉट लास्ट वीडियो लेक्चर, लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ EVS, यस दैट इज BEV181। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस बार हमने अपनी बुक सीरीज पूरी कंप्लीट करनी और इसी के साथ मैंने अपना वादा पूरा किया। और अभी तक पूरे के 14 चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं। 14 मतलब ये आज लास्ट चैप्टर है हमारा। 14 चैप्टर होने वाला है EVS का, BE182 इग्नो BAG का। ठीक है, होप कि आप सबने पिछले 13 के 13 चैप्टर सारे के सारे देखे होंगे और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा, ये मेरी आशा है। ओके, सो आज अपना जो आखिरी चैप्टर है उसके इसी के साथ खत्म होने के बाद, ना कि यहीं हमारा सफ़र खत्म नहीं होता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर दिन मैं एक लिए आपके लिए वीडियो लाऊँ, जिसमें कि हम EVS के हर दिन जो है पेपर सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको। ठीक है, उसके ऑब्वियसली आपको पता है जो EVS का पेपर होता है MCQs में आता है। ठीक है, MCQ में आता है और हम यहाँ पर देखेंगे हर MCQ सॉल्व करेंगे। मैं प्रीवियस ईयर का आपके लिए इधर लेके आऊँगा, इधर सॉल्व करेंगे आपके सामने, बिल्कुल ठीक है। सो ऐसा कोई डरने की बात नहीं, उधर उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। ओके, और वही मुझे इतना विश्वास है कि आप वो सारे MCQ 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है, हमने जितना उसी में से आएगा, ऑब्वियसली बुक में से ही आता है। ठीक है, सो आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के अपने फाइनली लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है यूनिट 14 इन्वायरमेंटल एथिक्स। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये भी, बाकी सब चैप्टर्स की तरह, इन्वायरमेंटल एथिक्स। ओके, सो क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले ओबियसली स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चर काफ़ी लंबा टॉपिक है, देख सकते हो आप इसको, शायद 2 पार्ट्स में भी आ सकता है, बट ऑब्वियसली हमको पता है कि मेन और हमने इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एथिकल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरह से एथिकल उनका यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उनको एथिकली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हमने हर एक चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं अभी तक जो हमने नहीं पढ़ी हुई, बट अब जितनी हमने चीज़ें पीछे पढ़ी हैं उन सबको इस जगह पर रिप्रेजेंट करना है किस तरह से। ऑब्वियसली जो भी बात होगी एग्जामिनेशन, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, ऐसा नहीं कि जब भी कोई एग्जामिनेशन, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब सारे मतलब छात्राएं आते, विद्यार्थी आते हैं, ठीक है, जो पेपर देने आते हैं, वो ऐसा नहीं कि कोई नालायक होता है या फिर उनको पढ़ना नहीं आता था इसलिए वो पास नहीं हुए। दैट थिंग इज की वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि आप अपने अंदर की नॉलेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, वो है कि अगले वाले को अच्छे तरीके से और आसानी तरीके से आपकी भाषा समझानी चाहिए। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि उनको वो नहीं आता, तो उसी को लेके हम जो हमने पहले सारे पढ़ा हुआ किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ लिया है। अगर मैंने देखा उसको प्लीज़ जाके देख लो उसके, ठीक है, तभी जाके आपको समझाएगा। ठीक है, सो ये है एथिकल यूज़ पढ़ेंगे। उसके बाद 3 व्यूज़ अबाउट नेचर, नेचर के बारे में हम 3 व्यू देखेंगे, वो आगे जाके देखेंगे कि क्या होगा, अभी मैं आपको नहीं बताने वाला। उसके बाद पढ़ेंगे एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर, हमारा किस तरह से एटीट्यूड, किस तरह से बिहेवियर हमारा नेचर की तरफ होना चाहिए, उसमें एंथ्रोपोसिज्म देना चाहिए। सो मतलब ये तीनों हम पढ़ेंगे। ये अप्रोचेस हो सकती हैं या फिर फिलॉसफी थ्योरी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इक्विटी, नॉट इक्वलिटी, इट्स इक्विटी। ठीक है, जिसमें हम प्रोसीजरल इक्विटी पढ़ेंगे, उसको जोग्राफिकल इनइक्विटी पढ़ेंगे, सोशल इनइक्विटी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इन्वायरमेंटल जस्टिस पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इन्वायरमेंटल जस्टिस। उसके बाद इन्वायरमेंटल रेसिज्म। ये 2 टॉपिक कन्फ्यूजन है, लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ आ जाके आपका सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। ओके, उसके बाद रिलीजियस टॉक, टीचिंग अबाउट इन्वायरमेंट, हम पहले से पढ़ा हो कि अभी बड़ी बार पढ़ा कि रिलीजियसली इन्वायरमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो वैसे वेरी डाइवर्स कंट्री, राइट, इसमें बड़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी, बड़ी अलग अलग जगह पे और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के देवी देवता माने जाते हैं। रिलीजियसली नेचर को काफ़ी, जैसे मैंने आपको कल बताया कि पेड़ों को पूजा जाता था, हवा पानी इनको पूजा जाता था। ठीक है, सो रिलीजियसली देखेंगे कि किस रिलीजन के अनुसार किस मतलब नेचुरल रिसोर्स का क्या क्या यूज़ था और क्या क्या उसकी महत्वता थी, क्या क्या उसके किस किस चीज़ में माना जाता था। ठीक है, हिंदुइज्म में क्या था, जैनिज्म में क्या था, बुद्धिज्म में था, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म में इन सभी नेचुरल रिसोर्स का क्या क्या यूज़ था, क्या क्या इनकी विशेषताएं मानी गई हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद कलेक्टिव एक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद बस उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने चैप्टर को बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। In the Unit 13, we have discussed human population growth and its impact on environment and human health and the issues related to natural disaster together with the problem of environment। अच्छा, सो हमने यूनिट ऑब्वियसली 13 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में। ओके, और ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट, नेचर के ऊपर। और हम साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि डिजास्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि फ्लड, उसके बाद किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जाता है, किस तरह से आता है, सब बहुत अच्छे पढ़ा था। उसके बाद हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने सुनामी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने ड्रॉट के बारे में पढ़ा था। ओके, उसके बाद हमने लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो इतने सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे तरह से डिजास्टर के बारे में पढ़ा था। ये था यूनिट 13। यूनिट 14 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट 14 में हम इन्वायरमेंटल एथिक्स पढ़ेंगे। हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारी सोच टूवर्ड्स किसके प्रति, नेचर के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, और इश्यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल इक्विटी, इन्वायरमेंटल इक्विटीज़ के रिलेटेड जो इशूज़ है वो पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इन्वायरमेंटल जस्टिस। ठीक है, सो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। रेसिज्म डिटरमिनेशन द पॉलिसी, पब्लिक मैनेजिंग द इन्वायरमेंट, टीचिंग अबाउट द इन्वायरमेंट। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, स्ट्रक्चर में पढ़ा था, मेनली हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है? एथिकल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का एथिकली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द रियल
The release of noxious gases into the atmosphere and destruction of forest and over exploitation of natural resources have caused irrelevant irreversible environmental damage throughout the world. In some cases, the damage is so severe that this life support system, both local and global, are being threatened unless we curb our desire. But more and more material possession and uncasing economic growth, continued ecological damage will be unavoidable. To solve our environmental problem, there has to be change in the way we think about the and the way we interact with our environment. ठीक है, सो जैसे ऑब्वियसली हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन ग्रोथ की वजह से जो लगातार गैसेज जो है एटमॉस्फेयर में फैली जाइए, चाहे हम अपनी नीड्स, अपने कंट्रोल को भी, अपनी जो डिज़ायर्स उनको खत्म कर दें, कम कर दें, ठीक है, कि पॉल्यूशन कम हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बेसिक नीड्स है ऑब्वियसली वो तो हमने पूरी करनी ही करनी है, बट बेसिक नीड्स के आधार पर ये नहीं होता, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और वो नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं, तो हमको और चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, एंड जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाती हैं हमारी ऑब्वियसली एक्टिविटीज़ ह्यूमन की। ओके, उसके बाद फॉरेस्ट को भी हम हज़ारों बार, जब से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली कितनी बार पढ़ रहे कि फॉरेस्ट की ओवर डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसके आप उधर से टिम्बर ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद लकड़ी ले रहे हो, उसको कहीं कहीं उसके जो फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो जंगल वगैरह में है वो एनिमल्स को आप हंट कर रहे हो। ओके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी हैं जिनकी वजह से जो है इन्वायरमेंट, जो नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं वो भी डिग्रेड हो रहे हैं, वो भी डैमेज हो रहे हैं। ओके, उसके बाद ये सभी चीज़ें अब लास्ट में जाके इरिवर्सिबली ह्यूमन पे ही पड़ेंगी। ह्यूमन जो है अपने बेनिफिट के लिए देखो सारी चीज़ें, अब ये होता है एक पर्टिकुलर ह्यूमन की फॉरेस्ट काट रहा है, कि वो कर रहा था कि वो बेसिक घर बना पाए, ठीक है, उसको अपने एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसको बढ़ा पाए, ठीक है, और एग्रीकल्चर लगा पाए और वो कर पाए। हर एक ह्यूमन के मतलब कहीं ना कहीं ये चाहते, एक लालच है कि वो कर पाए, बट उसको ये नहीं पता कि अल्टीमेटली जो इसका इफेक्ट है वो उसी पे पड़ रहा है इरिवर्सिबली, ठीक है, बट इन अ लॉन्ग टाइम। तो इसलिए ह्यूमन जो है इस बात को इतनी जल्दी नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हमको अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना है, अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को चेंज करना है, उसके लिए हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से हम टेक्निक यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उस सारे प्रोसेस को हमको चेंज करना पड़ेगा। ओके, एथिक्स सीक्स टू डिफाइन एज what is right and what wrong we have done on a universal basis. For example, stealing, lying, cheating, killing and indifference to the well-being of others are considered to unethical. Preserving human life, concern for other, honesty and truthfulness are considered to be ethical. अच्छा, मतलब ईमानदारी, सच्चाई, ठीक है, एथिक्स को आप ऐसे बोल सकते हो। एथिकली हम देखते हैं कि जब वैसे हम एथिकली गलत क्या है, ठीक है, वो ये है कि जब वैसे हम जब चोरी करते हैं या फिर किसी के साथ मारपीट करते हैं, ठीक है, किसी के साथ धोखा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अंदर आप लोगों को बताने के लिए बोलते हो ऐसे झूठ किसी के मुंह पे सामने कि नहीं यार मैंने ऐसे नहीं किया हुआ, किसी को झूठा से झूठा भी साबित करते हो सच्चे इंसान को, बट आपका जो इंटीरियरली दिल है, अंदर से जो आत्मा आपकी बोलेगी कि नहीं यार तूने किया था, यार उस दिन को तूने ऐसा काम किया, वैसा गलत काम किया, उसका वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं झंझोड़ती रहेगी, कि कुरेदती रहेगी, ठीक है। वो अनएथिकल काम है सारे, बट एथिकल क्या है? एथिकल ऑब्वियसली आप सच्चाई के साथ रहो, ऑनेस्टी रहो, ईमानदार हो, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो आप, ठीक है, जितना आपका हक है उतना ही है, मतलब मेहनत कर शो, ठीक है। सो ये सारी है, ये है इनको एथिकल बोलते हैं। आई होप एथिकल और अनएथिकल समझ गए होंगे। एथिकल मीन्स टू से मतलब पॉजिटिविटी, अच्छाई, ठीक है, ईमानदारी, ऑनेस्टी। ओके, अनएथिकल मतलब वैसे चोरी चकारी, लड़ाई मारपीट वगैरह, ठीक है, ये होता है अनएथिकल। Moral value reflect dominant belief of a particular culture about what is right and what is wrong. For example, killing a person is wrong, but during the wartime, killing an enemy soldier is not considered as an immorality. It is difficult to define what is wrong and what is right because of the differences in the culture and religious beliefs. Some individuals consider it unethical, immoral to unnecessary waste resources, while others argue that maximizing consumption is more moral act because it promotes the economic growth, that is a source of jobs and funds for helping poor and protecting the environment. अच्छा, सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे मेरी तो यही सोचे कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्स किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, जो मेरे अकॉर्डिंग एक चीज़ वही आपके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ हो सकती है। मतलब जो मेरी, मैं जिस तरह से इसको डेफिनेशन दे सकता हूँ, एक नॉर्मल पत्थर लटकल में इसको स्टोन ही बोलता हूँ, किसी के लिए ये कहीं ना कहीं शिवलिंग भी हो सकता है, ठीक है, किसी ने कोई मूर्ति हो सकती है, किसी ने कोई आर्ट किया हो सकता है, किसी के लिए, हर एक इंसान के लिए इसकी अपनी पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ठीक है, हर एक। सो इस पूरी यूनिवर्स में ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि जो अगर हम जैसे बात करें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये आप ऐसे करो, सो ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया तो वो सही हो गया, बट वो ऑन द स्पॉट पे वो उस डिसीजन को देते हैं कि वो क्या घटना हुई थी, सो उसके बेसिस पे वो एक्चुअली देते हैं जिस तरह से हमारे। बट क्या सही है क्या गलत है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने सही और गलती के हिसाब से सोचता है कि मुझे ये सब लग रहा सही, तो वो अपने डिसीजन मिलता है। अब पूरे धरती पर सबकी सोच एक तरह नहीं हो सकती है, और सभी जो है सर राइट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। जो मेरे लिए राइट है वो आपके लिए रॉन्ग हो सकता है, जो आपके लिए राइट है वो मेरे लिए रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। सो किसी भी कल्चर हमने देखा पर्टिकुलर प्लेस की, उसका कल्चर के उसकी जो मॉरल वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है कि मतलब किसी भी कल्चर की मॉरल वैल्यू तब रिफ्लेक्ट करती है कि वहाँ के काम किस तरह से, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ किस तरह से है, क्या उनके राइट हो क्या उनके रॉन्ग्स हैं। अब एक बात को, एक पर्सन है, पर्टिकुलर इंसान है ना, ऑब्वियसली जो सनातन धर्म में या किसी ऑब्वियसली नॉट सनातन धर्म वाली, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, और हर एक धर्म में कोई भी धर्म ऐसा नहीं बोलता कि एक इंसान को मारना अच्छी बात है या फिर वो है अगर उसके साथ मतलब लड़ाई भी करती तो ऐसा कोई मुझे नहीं, ऐसा कि गलत कोई नहीं बताता, बट टाइम टू टाइम मॉडिफाई करके देते हैं कुछ लोग, ऐसे बदल देते हैं तो या फिर मैनिपुलेट कर देते हैं तो उनको ऐसा लगता है, ठीक है। और
एक मिनट, हाँ, जैसे एक ह्यूमन बींग है, ठीक है, अब इस ह्यूमन बींग को मारना, ठीक है, किल करना इज़ अनएथिकल। अनएथिकल मैंने आपको समझाया, मतलब ऊपर भी कि मतलब मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ है, अच्छा ही नहीं है, कहीं ना कहीं बुराई का प्रतीक है एक। बट इसी इंसान को मान जब सोल्जर बन जाएगा, आप बॉर्डर पे हो, एक दूसरे के एनिमी हो, जहाँ पर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, अपने कंट्री के लिए वहाँ पर इसको मारना अनइमोरल, मतलब इमोरल है, ठीक है, सॉरी मॉरल है, ठीक है, मतलब इसको गलत नहीं मान सकते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑन द स्पॉट पर आपका एनिमी है। अब यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव आते हैं अलग अलग इंसान से। अब जैसा एग्जांपल वाला लड़को, अब एक जगह पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर बड़ा सारा अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट नहीं है, नॉर्मल लाइफ है यहाँ पर, लोगों में सब कुछ नेचर नेचुरल सब कुछ है। बट यहाँ पर एक कंपनी आती है, लोग आते हैं, एक बड़ा कोई कलेक्टर वगैरह या फिर कोई मंत्री बोलता है यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ, ठीक है, तो काफ़ी अब यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं फैक्ट्री लगाने से। सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि भाई यहाँ से लोग बोलेंगे कि ऐसा मत करो, उनको गलत लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उससे भी कहीं ना कहीं उनको पोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, और वैसे जो फैक्ट्री वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन करेगी और वगैरह वगैरह, और जो उनके उधर के नेचर के रिसोर्सेज वो यूज़ करेगी, नेचर के उनके फॉरेस्ट के, क्या पता पेड़ शेड भी काटे, उसके लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, ये वगैरह करने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इन्वायरमेंट का। ओके, और जो लोग वहाँ पर रहते होंगे शायद नेचर पर डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं अपनी इन्वायरमेंट को पूजते होते होगा, इन्वायरमेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन होगा, लाइक चिपको मूवमेंट की तरह। बट उसी की तरह उसी के अपोजिट ऑन द अदर हैंड उस मिनिस्टर या उस बड़े इंसान की यही सोच रही है कि अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाते, फैक्ट्री लगाते, तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों का भी भला होगा, क्यों? क्योंकि जब फैक्ट्री लगेगी तो उसके लिए वर्कर्स चाहिए होंगे, तो वर्कर कहाँ से लेगा? अब ये नहीं है कि यहाँ पर मजदूर चाहिए, गाँव आ गया पर्टिकुलर तो यहाँ पर मजदूर चाहिए, आप दिल्ली से वर्कर लेके आओगे अपने साथ, ठीक है, मुंबई से वर्कर लेके आओगे, जो यहाँ के जहाँ पर फैक्ट्री लगाओगे वो वैसे वहीं के आसपास के बंदे ढूंढोगे, सो उनको लेबर मिलेगा और उससे उनका घर चलेगा। तो यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो ऐसे हर डिस्कशन में, हर पॉइंट पे अपने हर इंसान के अपने अपने डिस्कशन, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ओके, सो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है। ओके ओके, और अब हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वैसे जी इन्वायरमेंटल एथिक्स, तो धीरे धीरे हम उसकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया व्हेन वी यूज द टर्म इन्वायरमेंटल एथिक्स वी रेफर टू इट एज अ डिसिप्लिन दैट स्टडीड द moral relationship of human beings and also the value and moral status of environment and its human contents, ठीक है। सो जब भी हम इन्वायरमेंटल एथिक्स जो टर्म है इसको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है एक ह्यूमन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ह्यूमन कम्युनिटी के इंसान है, उसका किस तरह से मॉरल वैल्यूज़ है। अब आप एक पेड़ को जाके नमस्ते करोगे, लेकिन एक पेड़ के साथ अच्छी एक उसकी पूजा करोगे, तो वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। क्या आपका एक ह्यूमन कम्युनिटी का, ह्यूमन पॉपुलेशन का, एक ह्यूमन इंडिविजुअल का एक उसके आसपास जो उसका नेचर है, इन्वायरमेंट, उसके साथ क्या सा बिहेवियर है, क्या उसकी उसके लिए सोच है, ठीक है, क्या उसके लिए मॉरल वैल्यूज़ है उसकी, सो वो रिफ्लेक्ट करता है इन्वायरमेंटल एथिक्स, ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर ह्यूमन वो कहीं ना कहीं अपने नेचर से प्यार करता है, अपने नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लोगों को अवेयर करेगा कि यहाँ पेड़ लगाने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी, डिफॉरेस्ट करनी चाहिए, हमको ये करेगा वगैरह वगैरह, सब कुछ उसके प्रॉफिट और वो बताएगा एज हमारे, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल एथिक्स एक पर्टिकुलर सो ह्यूमन बींग के सॉरी इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है ह्यूमन बींग के जो डिसिप्लिन है या उसके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनका रिलेशनशिप बताता है किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। ह्यूमन का ये जो नेचर है, ह्यूमन की जो मॉरल वैल्यूज़ है उनका रिलेशनशिप किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ बताता है, इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के साथ, इन्वायरमेंट के जो लिविंग और नॉन लिविंग कंटेंट है उनके साथ उनका रिलेशनशिप बताता है। ओके, वैसे एथिक्स मैंने आपको पहले बता दिया, एथिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब हमारी एथिकल और अनएथिकल मैंने आपको बता दिया, मतलब एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं एक तरफ से, ठीक है। ओके, सो इथिक मतलब नीति, नीति, ठीक है। एथिकल मतलब नैतिकता, ठीक है, नैतिकता। ओके, सो हमको फॉरेस्ट की तरफ नीतियाँ अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी, फॉरेस्ट की तरफ हमको अपनी नैतिकता अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका आंसर हमको यहाँ पर नहीं दिया, इसके लिए तीन फैक्टर्स हैं दिए हमें, क्यों हमको फॉरेस्ट के लिए एक नीति अपनाना की जरूरत पड़ी, ठीक है। न्यू इफेक्ट्स ऑन नेचर, न्यू नॉलेज अबाउट नेचर, एक्सपेंडिंग मॉरल कंसर्न्स, ये तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमको एथिक्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ी फॉरेस्ट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। एज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिविलाइजेशन अफेक्ट नेचर रिलेटिव वी मस्ट एक्सप्लेन द एथिकल कॉन्सिक्वेंस दैट आर। अच्छा, न्यू इफेक्ट्स ऑन नेचर, तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे मॉडर्न इंडिया बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, एडवांसमेंट आती जा रही है, सो उस टेक्नोलॉजी, उस एडवांसमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे फॉरेस्ट, हमारे इन्वायरमेंट पे, सो वो हमको एथिक्स बताता है। ओके, क्योंकि वो बेसिकली मैथ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें इन्वायरमेंट एथिक्स उसको बताएगा, ठीक है। सो न्यू नॉलेज अबाउट नेचर, सो हमको अपने नेचर के बारे में न्यू मॉडर्न साइंस जो है वो डेमोस्ट्रेट जो करती है कि नई नई चेंजेस, जो नई नई प्रोसेस हमारे इन्वायरमेंट जो लगातार होते जा रहे हैं, ठीक है, जो नए नए इशूज़ जैसे ऑब्वियसली आप ओजोन डिप्लेशन हो गया, ठीक है, या और भी ज़्यादा एसिड रेन हो गई, या फिर लैंडस्लाइड हो गई, और ये सारे जो इफेक्ट हैं जो हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट, जो भी सारे, ये हमको कौन बताता है? ये हमको एथिक्स बताते हैं, ठीक है। और लास्ट में कौन सा है? एक्सपेंडिंग मॉरल कंसर्न, सम पीपल आर्ग्यू दैट एनिमल, ट्रीज एंड इवन रॉक्स हैव नॉर्मल लीगल राइट्स, दीज एक्सपेंड्स कंसर्न लीगल। अच्छा, कुछ लोग ओके, सो कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पत्थर है, ठीक है, और ये इन सारी चीज़ों में भी इमोशंस हैं, इनके भी लीगल राइट्स हैं। सो अलग अलग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सो ये भी हमको एथिक्स बताता है।
For most of human history, ethics has concentrated on human rights, the right of individual, of families, and ethical group. However, ethics now include the rights of animal, plants, and environment beyond the human right to their rule and use them. अच्छा, so ethics obviously यहाँ पर सब सिंपल बता दिया होगा. Ethic एक particular individual, उसकी family, एक community, एक forest में रहने वाले, एक उस particular animal, ठीक है, एक bird, और उन सभी के राइट्स बताता है कि क्या आपके क्या राइट्स, आपको मतलब आपका भी एक लिविंग, आपको जिंदा रहने का एक हक है, आपको मतलब किस तरह से कोई परेशानी कर सकता है, वो एक एथिक्स बताता है हमको. ओके, तो अब आज के टाइम में जैसे अब गवर्नमेंट में कितने ज़्यादा रूल्स लगा दिए. अब ऐसा आ जाके फर्स्ट पहले की तरह राजा की तरह किसी भी जंगल में जाके किसी का शिकार नहीं कर सकता. अगर आप करना वो इलीगल माना जाता है, लेकिन वो अलग बात है कि आज के टाइम में भी किया जाता है, बट वो इलीगली किया जाता है, तो वो अनएथिकल वर्क है. बट अगर आप किसी के सामने करोगे तो वो अनएथिकल और आपको उसके लिए सजा हो सकती है. ठीक है, सो एथिक्स हमको हमारे राइट्स बताता है. ओके, सो अब नेचर के लिए भी 3 व्यूज बताए गए हैं, 3 अपने अपने दृष्टिकोण बताए गए हैं. पढ़ते हैं कौन कौन से दिया एसेंशियली 3 व्यूज ऑफ नेचर. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना हमने 3 व्यूज हमने अबाउट नेचर. वेस्टर्न, ऑब्वियसली वेस्टर्न नेचर, वेस्टर्न का मतलब समझते हो, जैसे मतलब पश्चिमी नहीं, मतलब वेस्टर्न सोच, वैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको वेस्टर्न बोलते हैं. ठीक है, जैसे यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन हो गया. तो उसके बाद सेनेटिक, में चाइनीज़ हो गया, कोरियन हो गया, जापानीज, मतलब हमारे साउथ ईस्ट वाले. ओके, उसके बाद द इंडियन. ऑब्वियसली जब हम इंडिया में रहते तो बाकी सबके अगर पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं तो हमको अपना भी लेना चाहिए. सो सबके लिए. और अब लास्ट में उसको क्या बोलते हैं, इंडियन. द कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, इंडियन. ऑब्वियसली जो इंडियन से बड़े बड़े फिलोसफर्स, रिलीजियस लोग हैं, इथिक्स जो है रिलीजन में काफ़ी वो है, इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके थॉट्स लिए जाते हैं. ठीक है, सो याद रखना कौन कौन से हैं. वेस्टर्न, ठीक है, उसके बाद साइनेटिक, और उसके बाद है इंडियन. 3 व्यूज़ हैं नेचर के बारे में. In the past, the Western view considered that the nature was alien and hostile to human being. It had to be conquered and subsumed under the human control. Okay, सबसे पहले के टाइम पे एलियन मतलब मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई हुई है पहले चैप्टर में. एलियन ऐसा कि जो हमसे बिल्कुल अलग हो. ओके, जो कहीं ना कहीं हमारी जिस तरह से हमारी एक्टिविटी, जिस तरह से हमारा रहन सहन, जिस तरह हमारा कल्चर है, वो उससे अलग हो. काफ़ी अभी एक अर्बन सेंड लाइफ और एक ट्राइबल लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क होता है. ठीक है, सो अभी पहले वेस्टर्न टाइप, काफ़ी वेस्टर्न लाइफ में पहले के टाइम जब चर्च डोमिनेटेड होता था ना, तो वहाँ पर बड़े ज़्यादा गलत फिलोसफीज भी होती थी. ठीक है, बट पहले का जो हमने वेस्टर्न व्यूज पढ़ा उसके हिसाब से जो नेचर है, जो उसको वो एलियन था. ओके, और हॉस्टाइल था, मतलब ह्यूमन बीइंग से बड़ा दूर था, उधर कहीं आइसोलेटेड था, अलग, बिल्कुल ज़्यादा अलग था. ओके, और उसको कनकेयर किया गया. ठीक है, वो ह्यूमन कंट्रोल के अंदर गया. ठीक है, इसीलिए ह्यूमन डोमिनेटेड. उसके बाद साइनेटिक कंसेप्ट ऑफ नेचर इज दैट इट इज़ ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट, बट इट हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म टू बी लव्ड. Nature creates an aesthetic way rather than being hostile. Human or part of nature. In the scientific wave, human being have their place in nature. अच्छा, सो साइंटिफिक वेव काफ़ी से डेवलप है और अच्छा है. पॉजिटिव वे में बताता है कि जो नेचर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल और परफेक्ट है, बट इसको हम ब्यूटीफुल अच्छा, मतलब जैसे लाइक और लव में फ़र्क है. ठीक है, सो ब्यूटीफुल है, अच्छा है, बट इसको हम लाइक वाला है परफेक्ट है, बट इसको हम लव के एंगल पे बना सकते हैं, इसको और अच्छा बना सकते हैं. लाइक अभी कोई जंगल की बात करो, नेचर की बात करो, तो आप ऐसी चीज़ें हैं जंगल में चाहे जो कहीं ना कहीं ह्यूमन को हार्म कर सकती हैं, बट उसको आप ऐसा नहीं कर सकते. आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने चाहत के लिए आप जो किसी और पर्टिकुलर जगह को ट्रांसफॉर्म कर दो, बदल दो, दैट इज़ अनएथिकल. ओके, बट ये साइंटिफिक कंसेप्ट हमको ये पता है कि जो नेचर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी परफेक्ट है, बट इसको ट्रांसफॉर्म किया सकता है लव्ड में. ओके, और इन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन है वो नेचर का पार्ट है. ठीक है, ह्यूमन इज़ पार्ट ऑफ नेचर. सो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया है इन्होंने. ओके, सो इंडियन क्या कहता है. इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन कंबाइंस पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर फ्रॉम द हिंदुइज्म, बुद्धिज्म. In case nature's mother, she cannot be tamed by her children, she is goddess. So obviously अगर आप बात करो इंडिया की, तो दैट इज इंडिया, तो मतलब इस भारत माता. ऑब्वियसली हम सबको बच्चों को पता है, जब हम सुबह प्रेयर में जाए तो दैट इज भारत माता बोलते हैं, दैट इज होल इंडिया. ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट. ओके, सो इतना जितना भी हमारा इंडिया का पार्ट है ना सारा, दैट इज भारत, होल पार्ट इज अवर माता, भारत माता. ठीक है, सो हम उसको भी माँ की तरह, वो अलग बात है कि इंडिविजुअल है, बट होल इंडिया सबकॉन्टिनेंट को हम एक अपनी मदर गॉडेस की तरह लेते हैं. ठीक है, सो इंडियन का पर्सपेक्टिव ये है अबाउट नेचर. नेक्स्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर. हमारा नेचर की तरफ क्या एटीट्यूड है. द वे वी ट्रीट एनवायरनमेंट रिवील्स मच अबाउट आवर बिलीव्स रिगार्डिंग आवरसेल्फ एंड आवर वर्ल्ड अराउंड us. Some people regard human beings as merely one of the merely species of animals. Other views human beings' role as caretaker and steward of the nature. The different point of view often leads to contradictory environmental policies that some popular point of view towards अच्छा. So हमारा attitude towards environment क्या है, ये हमको बताता है कि हमारा मतलब किस तरह से जो सोच है, जिस तरह से हम इन्वायरमेंट के साथ बिहेवियर करते हैं, जिस तरह से हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, वो हमारा बिलीफ और हमारे ट्रस्ट और हमारे एथिकल्स, हमारे व्यूज़ को बताता. अच्छा, एक बताओ, एक पर्टिकुलर इंसान के हम किस तरह से जज करते हैं, एक पर्टिकुलर एक बच्चे को हम किस तरह से जज करते हैं कि वो अपने आसपास के, जब उससे कोई बड़े घर मिलने आते हैं, उनके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, या फिर कोई भी जब वो बाहर जा रहा है, तो उन लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है. क्या वो मतलब थोड़ा रूट है, क्या वो हैप्पी है, क्या वो शर्मीला है. ठीक है, क्या वो फ्रेंडली है, क्या वो बड़ा ज़्यादा मतलब मैच्योर है. ठीक है, सबके साथ उस तरह से, जिस तरह से जब ह्यूमन बीइंग अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, वो शो करता है कि हमारे बिलीव्स क्या हैं. ठीक है,
सो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ इंसान का हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो यहाँ पर भी इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ लोगों ने जो ह्यूमन को इन्वायरमेंट का केयर टेकर बताया है, ठीक है, कि मतलब कहीं न कहीं जो ह्यूमन है वो एनवायरनमेंट को केयर कर रहा है, एनवायरनमेंट की केयर करता है, एनवायरनमेंट की देखभाल करता है। ओके, इसी के कंपैरिज़न में कुछ लोगों ने इसे एक मतलब एज़ अ स्पीशी, एज़ अ पार्ट ऑफ स्पीशी, मतलब वो है अच्छा, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा-सा, बट अब नहीं ज़्यादा। सो पहले लिख लेते हैं दोनों में से को। कुछ लोगों ने बोला है कि जो ह्यूमन है वो केयर टेकर है, ठीक है, केयर टेकर। बट कुछ लोगों ने बताया है कि वो ह्यूमन जो है वो एक स्पीशी है, ठीक है, वन स्पीशी दैट इज़ एनिमल, ठीक है, एनिमल। तो मतलब वो जंगल में रहने वाली प्राणी है, वो भी उन्हीं में से एक है। बट द थिंग इज़ कि वो थोड़ा सा डेवलप हो गया, वो थोड़ा शहरों में आ गया है, या फिर उसके बाद ज़्यादा दिमाग है, यूनिटी है बाकी जानवरों के कंपेरिजन, बाकी एनिमल्स के कंपेरिजन में, ठीक है। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या है फर्स्ट में, क्या है कि वो एक एनिमल है, एक स्पीशी है, ठीक है, उसी एनवायरनमेंट की एक पार्ट है, और एक बोलता है कि वो केयर टेकर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का केयर टेकर है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, सो इसमें एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या बोलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, द पीपल हैविंग एन एंथ्रोपोसेंट्रिक और ह्यूमन सेंटर्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर असाइन सिग्निफिकेंटली ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग्स देन any other non-human organism or things. According to anthropocentric attitude, protection or promotion of human interest or well-being at the expense of non-human things turns out to be nearly always justified. Aristotle maintained that nature has made all things specifically for the sake of man, and that the value of non-human things is the nature is merely instrumental. सो जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है ये काफ़ी मतलब मैं वाला, थोड़ा घमंडी वाला नहीं बोल सकते, बट अपने आप के बारे में सोचा, सेल्फिश टाइप का थोड़ा हो गया, कि जिसमें कि ह्यूमन है ऑब्वियसली वो डोमिनेट है, जो ह्यूमन के वेलबींग के लिए, जो अपने अच्छे के लिए है, उनको वही चाहिए लगता है। बाकी जो दूसरी चीज़ें उनके इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं देते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में। ओके, इसके अकॉर्डिंग ये भी बताया गया कि मतलब ह्यूमन अपने, जैसे हम बोलते हैं ना, जंग प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। सो यहाँ पर बताया गया कि ह्यूमन की वेलबींग के लिए, ह्यूमन अपने प्रोटेक्शन, अपने प्रमोशन करने के लिए जो बाकी और सारी इन्वायरमेंट की चीज़ें उनको यूज़ कर सकता है, उनको अपने अनुसार यूज़ करेगा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। ओके, अरिस्टोटल ने भी ये बताया हुआ कि जो नेचर है, उन्होंने जो सारी चीज़ें हैं वो जो मतलब नेचर है, नेचर में जो सारी चीज़ें पेड़ पौधे वगैरह हो गए, पक्के फल फ्रूट मेडिसिन, जो भी सब कुछ नेचर में है, वो सब कुछ के लिए ह्यूमन के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो भी नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं, जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है, वो सभी ह्यूमन के बेनिफिट के लिए बनाई गई है, एरिस्टोटल का कहना है। ओके, नेक्स्ट है स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप क्या होती है देखते हैं। Many tribals or indigenous people, both hunter-gatherers and those in traditional agricultural societies, have strong sense of stewardship or responsibility for a particular part of nature. As custodian of resources, they see their proper role of working together with human and non-human forces and sustain life. Humanity and reverence are essential in the world view, where humans are seen as partners in the natural process, that rather than astronauts outside of the nature but a part of it. Stewardship requires a person to consider the entire universe as her of his or his extended family, and all living organisms are members of household. In the human view, stewardship need not reject science or no technology. If we are part of nature, then our intelligence and discoveries are part of nature too. The steward of our environment, we have to duty to use the power of science and technology to improve rather than destroy it. अच्छा, स्टीवर्डशिप जो अप्रोच है, जो थ्योरी है, जो फिलोसफी है, काफ़ी अच्छी लगी है मुझे कंपेरिजन टू एंथ्रोपोसेंट्रिक वाली में। स्टीवर्डशिप में क्या बताया गया, इसमें ये बताया कि जो कि सारा इन्वायरमेंट है, ओके, जो भी सारा नेचर है, वो सब हमारा घर है, हम वहाँ पर रह रहे हैं, मतलब वो हमारे लिए नहीं बना, हम उसके लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए, वी आर द पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स क्या है, हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ कदम मिला के चलना है, किसके साथ, नेचर के साथ। ओके, नेचर में जो भी सारी स्पीशीज, जो सब कुछ जो है नेचर के साथ। ओके, इसने जो है एक पर्सन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, सारा जो यूनिवर्स है वो एक, हर एक इंडिविजुअल का ये सारा यूनिवर्स है, घर बना है। ओके, इसमें ये बताया कि जो आजकल के टाइम पे चाहिए, हम जितना डेवलप हो चुके हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आ गई, जितना एडवांसमेंट आ गया है, उस टेक्नोलॉजी को हमको, इस नेचर को और डेवलप करने में और अच्छा बनाने में यूज़ करना चाहिए, ना कि इस नेचर को डिस्ट्रॉय करना चाहिए उस टेक्नोलॉजी से, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। बेसिस स्टीवर्डशिप में ये बताया गया कि हम ह्यूमन बीइंग एज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, एज अ पार्टनर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। सो वी आर, अगर हमने कोई डिस्कवरी की, कुछ नया ऐसा कुछ किया, तो वो भी एक इन्वायरमेंट की ही खोज, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक घर की बात करो पर्टिकुलर, तो एक लड़का ना, एक घर है, ठीक है, और कहीं शादी और अपने घर में, आपके घर में कार्ड आया, ठीक है। तो कार्ड में जो फैमिली का बड़ा होता है, मम्मी पापा या मामा या पापा, उसके नाम, उन्हीं का नाम लिखा था। ऐसा नहीं होता कि अब घर में 4-6 बच्चे, तो उन बच्चों का भी नाम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो घर का, उस घर का एक पार्ट है, ठीक है। सो अगर उनका, उनमें से उनके घर कार्ड है, तो मतलब उन्हीं को आया है। सो मैं इस तरह से एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। सो आप इस दुनिया में रह रहे हो, जो भी मतलब मेरी बात सुन रहे हैं, सो ये पूरा यूनिवर्स आपका घर है, बट नॉट सिर्फ आपका घर नहीं है, आपका घर है, सिर्फ आपका घर नहीं है। ओके, सो आपको बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका टेक्नोलॉजी, आपका एडवांसमेंट है, तो इस नेचर को हमको डेवलप करना है इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉय, ठीक है। सो ये थी स्टीवर्डशिप थ्योरी। अच्छा, उसके बाद कौन सी है, इकोफेमिनिज्म। Many feminists argue that neither anthropocentrism or nor stewardship is sufficient to solve environmental problem or to do well tell us how we ought to behave as moral agents. They argue that all these philosophies have come to our
patriarchal system based on domination and duality. And this worldview assign prestige and importance to some things that, but not others. It claims that men are superior to women, mind are better than bodies, and culture is higher than nature. Feminism see an important connection between patriarchal domination, exploration, and ill treatment of women, children, and minorities and nature. Ecofeminism is radically a new vision. It is rooted in the woman's biological, procreative, and maternal role. Ecofeminism finds instant rapport with Eastern concept of mother nature, according to some expert on the subject. The capital patriarchal worldwide system is founded upon this. अच्छा, काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, बट इको फेमिनिज्म भी काफ़ी अच्छी थ्योरी, काफ़ी अच्छी अप्रोच आप बोल सकते हो ये। इसमें उन्होंने ये बताया गया काफ़ी, मतलब एज अ फेमिनिज्म अगर आपने सुना होगा तो मतलब ये एक फेमिनिज्म से वर्ड से आया हुआ है। फेमिनिज्म मतलब काफ़ी लड़कियों को, जब वुमेंस को प्रोत्साहित करना, वुमेन को डेवलपमेंट की ओर बढ़ाना, ठीक है, उसको फेमिनिज्म बोलते हैं। मतलब जो वुमेन्स के हक में बात करता है, ठीक है। जैसे हमको पता है कि काफ़ी इंडिया इज पैट्रियार्किकल सोसाइटी, बट अब आज के टाइम में नहीं बोल सकते हो, बट पहले के टाइम से ये इस बात से मना नहीं कर सकते कि इंडिया वॉज अ पैट्रियार्किकल सोसाइटी, राइट। बट आज के टाइम पे हमको देखने को मिलता है। सो जो लोग ऑब्वियसली हम जो इन्वायरमेंट की तरफ सोचें, इन्वायरमेंट की तरफ अच्छी अप्रोच रखें, ठीक है, हमारी अच्छी सोच, अच्छा बिहेवियर है, अच्छा इंटरेक्शन इन्वायरमेंट का, तो वो इको फेमिनिज्म वाली थ्योरी होगी। इसमें इन्होंने बताया कि जो ना एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और ना स्टीवर्डशिप, ये दोनों थ्योरियाँ ही इन्होंने बताया कि गलत हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों थ्योरियाँ जो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोच को बढ़ावा देती हैं, जिसमें कि मैन बड़ा है, डोमिनेट है, सुपीरियर है देन वुमेन, ठीक है, जिसमें कि कल्चर, नेचर को बड़ा बताया गया है कल्चर से। सो ये ऐसी चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली हर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है दुनिया में, हर एक चीज़, तो उसका अपना एक रोल है, तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, नेचर हो, कल्चर हो, ओके, कोई भी चीज़ हो, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू, हर एक चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो फेमिनिज्म, जो इको फेमिनिज्म है, ये दोनों एंथ्रोपोसेंट्रिक और स्टीवर्डशिप, इस दोनों अप्रोचेस को गलत मानते हैं। तो इको फेमिनिज्म वो एक बिल्कुल न्यू विजन है, ये बिल्कुल वुमेन्स का जो बायोलॉजिकल प्रोटेक्टिव और या फिर मैटरनल रोल है उस पर अप्लाई बेस्ड है, ओके। ये बड़ा ईस्टर्न कंसेप्ट जो मदर नेचर है उसके उस पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी एक अच्छी लाइन लिखी है, आई होप आप उसको देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है द इकोलॉजी ऑफ नेचर इज लिंक्ड टू द बायोलॉजी ऑफ वुमेन्स बॉडीज, ठीक है। तो जो नेचर की इकोलॉजी है, नेचर की इकोलॉजी वो वुमेन्स के बायोलॉजी से डिफाइन किया गया है। ऑब्वियसली जो हम, जैसे हमने पहले के बड़ा जो अर्थ है, हमारी भारत है, वो भारत माता है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसलिए उन्होंने उसको रिलेट किया है, ओके। And the exploration of nature and the exploitation of women's womb, it is an anti-modern science and economic growth. The both character of violent male mythos invasion works sustainable lifestyle in harmony with the nature and prevented by feminism principle for the greater good of both men and women. Ecofeminism seek to follow a new sexual and reproductive ecology, ठीक है। सो का एक न्यू सेक्शुअल नहीं, रिप्रोडक्टिव इकोलॉजी मांगती है, कहीं ना कहीं मतलब हमारी इको फेमिनिज्म में ऑब्वियसली ये वही सोचा है, दोनों को साथ लेके चलो, कहीं ना कहीं जो वुमेन है इतनी ज़्यादा उन पर डोमिनेशन होता है, तो उनको भी इक्वलिटी तो वगैरह वगैरह से। सो वो क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो सोसाइटी में वुमेन्स की जो इतनी ज़्यादा पहुंच, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, इतनी ज़्यादा सोच नहीं हुई है एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि ऑब्वियसली जो पैट्रियार्कल सोसाइटी था। सो इसलिए यहाँ पर जो है वुमेन को किसके साथ कंपेयर किया गया है, नेचर के साथ, ओके। सो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आई होप आप इसको कर लोगे।